नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्टाफ नर्स पुरुष एवं महिला परीक्षा 2023 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह कल के डेट में अर्थात 21/8/2023 को यूपीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था, इसके पूर्व वीडियो, उसमें हमने पूरी जानकारी दी थी। एक मेन बेसिक आइडिया जो कमीशन ने दिया था उसको हमने आप लोगों के समक्ष रखा था। तो आज हम ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी डिटेल्स आपको देंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम के कितने प्रश्न पत्र होंगे, सब्जेक्ट क्या है, एज लिमिट क्या है, आपका फीस क्या है। तो A to Z जानकारी हम देंगे। ये परीक्षा ऐसा है जिसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से इंतज़ार करते रहते हैं, तो उनको अब अच्छा मौका है। अच्छी खासी पोस्ट है, करीब 2200 पोस्ट है। तो आप लोग जितने लोग इंटाइटल्ड हैं, जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आप सभी भरिए, इस परीक्षा को दीजिए, अच्छे से तैयारी करके दीजिए, जिससे कि सफलता आपके हाथों में आए और एक नर्सिंग अफसर के रूप में आप अपनी सेवाएं राज्य को, प्रदेश को और देश को दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ की तिथि है, स्टार्टिंग डेट है 21 अगस्त 2023 और लास्ट जो डेट है 1 महीने बाद 21/9/2023 और फीस भी जमा करने का आपका डेट वही है 21 सितंबर 2023। इसमें इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग में ही कर दिया है। मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोगों को क्लियर बताया था कि जितने लोग एग्ज़ाम देने के लिए इच्छुक हैं, उनको लगता है कि हाँ वो एग्ज़ाम देने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उनके पास है, तो मैंने उनको बताया था कि सबसे पहले आप लोग OTR के माध्यम से अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो कर लिए हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप OTR के माध्यम से यूपीपीएससी के वेबसाइट पे जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके OTR रजिस्ट्रेशन का वहाँ पे ऑप्शन होम पेज पर दिया है, वहाँ पे OTR के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिसमें बेसिक डिटेल्स आपका रहता है। आपके पास मेल आईडी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे OTP आएगा और उसके बाद एक कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लियर दिया है, OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पूर्व, उन्होंने टाइम लाइन दिया है कि 72 आवर्स पहले आप वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया है, वहाँ से OTR नंबर आप प्राप्त कर लें। OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। यह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, आगाह किया था। दोस्तों, इसके बाद है अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पर निरस्त कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है, जो लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, और आपके सर्टिफिकेट्स में जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वहीं उसमें भरें, क्योंकि कल के दिन में आपको वेरिफिकेशन के समय जब आपका पूरा वेरीफाई किया जाएगा डॉक्यूमेंट से, जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया है तो वो मिसमैच नहीं करना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फादर का नाम और जितने परसेंटेज है, जो भी बेसिक डिटेल्स है आप करेक्ट भरिएगा। अगर करेक्ट नहीं भरते हैं और कहीं छोड़ते हैं, फॉर्म का कोई ऑप्शन छोड़ते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, और उसके लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप देंगे उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई थी या कोई गलत जानकारी आपने दिया है आयोग को, तो आपका जो अभ्यर्थन है उसको निरस्त किया जाएगा और आगामी जो परीक्षाएं आने वाली हैं यूपीपीएससी के द्वारा, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी आपको डिबार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा OTR, फाइनल सबमिशन, फीस भुगतान, अर्हता संबंधी संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट व हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु, जब आप फाइनल सबमिट करेंगे तो उसका आप एक प्रिंट ले लीजिएगा। प्रिंट लेने के बाद एक बार आप सबसे पहले जब आप फाइनल सबमिट करते हैं उसके पहले एक बार आपको मैसेज आता है वहाँ पर कि आर यू श्योर दैट यू फाइनली वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक बार आप देख लीजिएगा, रिव्यू जैसे प्रीव्यू आता है, हम कोई भी प्रिंट लेते हैं, प्रिंट का प्रीव्यू आता है, ठीक उसी प्रकार से आप जो भरे हैं, भरने के बाद एक बार उसको क्रॉस चेक कीजिए, संतुष्ट हो जाइए कि हाँ मेरे द्वारा दिया गया हर सूचना, हर जानकारी
एज पर मेरे डॉक्यूमेंट्स है, एज पर माई रिकॉर्ड है, उसके बाद आप फाइनल क्लिक कीजिए, क्योंकि फाइनल सबमिट होने के बाद आप उसमें एडिट नहीं कर सकते, आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। विशेष सूचना, आवेदन सबमिट करने का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। मैं पहले ही बता दिया, बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि थी तथा शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। तो जो भी है आप भरते समय और उसके बाद जैसे ही पार्ट में है आपका भर जाएगा, उसके बाद आप फीस जो अभी मैं बता दूंगा फीस आप लोगों का क्या है कैटेगरी वाइज, तो आप लोग फी पे कीजिए। फी पे करने के बाद फाइनल सबमिशन कर दीजिए। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा OTR में पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भविष्य में सभी सूचनाएं, निर्देश SMS अथवा ईमेल के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। OTR के माध्यम से जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो आप मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, उस पर जितने भी आपसे करस्पॉन्डेंस है आयोग उस पर भेजती रहेगी। इसके बाद है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। आप ये देख सकते हैं, इसमें इन्होंने स्टेप बाय स्टेप पूरे सूचनाएं दी हैं, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें इतना डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। OTR माध्यम से कैसे रजिस्ट्रेशन करें इसके बारे में इन्होंने दिया है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं OTR माध्यम से आपको कैसे क्या करना है, आपको 4 स्टेप में है। उसके बाद आइए आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क जो आपका फी पेमेंट है उसके बारे में हम बताते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्रवाई मीन्स 2 पार्ट में है। आपका फी जमा करने के पहले 2 स्टेप है, 2 स्टेप करने के बाद आपको फी जमा करना है। ये फी जमा करने का जो शुल्क है मैं बता देता हूँ। जो अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, या OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क है और 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी है। तो टोटल 125 रुपये आपको पे करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 40 रुपये परीक्षा शुल्क है, 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी कैटेगरी है सबके लिए 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी जमा ही करना है। अगर उनके लिए फ़ीस है फिर भी नहीं है फिर भी, तो इनका टोटल 65 है। जो दिव्यांगजन हमारे हैं उनके लिए भी कोई परीक्षा शुल्क नहीं है, केवल ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी 25 रुपीज़ आपको पे करना है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 40 रुपये परीक्षा शुल्क है और ऑनलाइन 25 रुपये है, तो टोटल 65 रुपीज़ हो गया। स्वतंत्रता सेनानी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार के आश्रित महिलाएं कुशल खिलाड़ी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो आप जिस कैटेगरी में उस हिसाब से आप अपनी फीस को जमा कीजिएगा। आप यहाँ पे दिया है नोट, पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पेमेंट करना अति आवश्यक है। अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर ले, उसे सुरक्षित रखे। तो हमेशा आप जब भी पेमेंट करते हैं या जब एप्लीकेशन फॉर्म वो कर देते हैं, हार्ड कॉपी भेजना है नहीं भेजना है, लेकिन एक कॉपी फर्दर डिफरेंस के लिए अपने पास हमेशा रखें। अब देखिए आपका जो सैलरी है, सैलरी के बारे में हम बता देते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि जो मेल हैं, जो स्टाफ नर्स पुरुष हैं, उनके लिए 171 पोस्ट है और स्टाफ नर्स महिला के लिए 2069 पोस्ट है। तो आप करीब करीब देख सकते हैं 2200 के ऊपर ही पोस्ट है, तो अच्छी खासी पोस्ट है। अगर हम इसका पद की प्रकृति, नेचर ऑफ पोस्ट देखें तो ये ग्रुप B नॉन गस्टेड पोस्ट है। और सैलरी देखें तो वर्तमान में 7th पे कमीशन के अनुसार पे लेवल 7 में आप लोगों का जो बेसिक है 9300 से लेके 34,800 तक है। 9300 से 34,800 तक। ग्रेड पे अगर सिस्टम में देखें तो 4600 ग्रेड पे है। काफ़ी अच्छा खासा सैलरी है इसका। अगर आप देखेंगे ज्वाइन करने के बाद आपको स्टार्टिंग जो सैलरी होगा वो 60,000 से आपका स्टार्टिंग होगा। मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, जो आप लोगों को एरियर्स मिलते हैं, जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस को लेके अप्रॉक्स 60-65 आप लोगों का स्टार्टिंग होगा। तो इस प्रकार से आप देख के, क्योंकि पेमेंट ही एक ऐसा चीज़ होता है कि हमें किसी भी जॉब के लिए हमें उत्प्रेरित करता है कि हाँ अच्छा खासा पेमेंट है, अच्छी खासी तैयारी करनी चाहिए और अच्छा खासा चयन लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज आप इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो दे सकते हैं। मेन मैं इंस्ट्रक्शन आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो फर्स्ट पेज में जो मेन था मैंने आपको बता दिया। सेकेंड पेज पे हम आते हैं। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने शैक्षिक अर्हता के बारे में बात की है। तो जो स्टाफ नर्स पुरुष के लिए है उसके लिए मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। स्टाफ नर्स पुरुष पद के लिए सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास सबसे फर्स्ट है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त तो कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मीन्स आप साइंस स्ट्रीम से हाई स्कूल और इंटर पास होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई परीक्षा हो
जिसमें साइंस आप पढ़े हों। दूसरा, संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन योग्य सामान्य नर्सिंग और धात्री कर्म में डिप्लोमा जीएनएम जिसको बोलते हैं, या नर्सिंग में विज्ञान स्नातक उपाधि, या संयुक्त प्रांत नर्स और धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन योग्य साइकेट्रिक में डिप्लोमा धारण करना अनिवार्य है। तीसरा है, संयुक्त प्रांत नर्स एवं धात्री परिषद से नर्स तथा साइकेट्रिक के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र धारित करना, तथा संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स अथवा धात्री के रूप में रजिस्ट्रेशन। तो कुल मिला के आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसके साथ होने के उपरांत मेन है कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, यूपी नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। दूसरा, अगर महिला नर्स के बारे में, स्टाफ नर्स महिला के बारे में देखें तो स्टाफ नर्स महिला पद के लिए सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो जो मेल के लिए वहीं फीमेल के लिए भी है सेम। दूसरा है, उत्तर प्रदेश के नर्स एवं धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन के योग्य सामान्य उपचारिका एवं प्रसूति में डिप्लोमा जीएनएम अथवा आप पीएससी नर्सिंग होना चाहिए की उपाधि होनी चाहिए। उसके अलावा आपका यूपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह है। अगर पद की संगत सेवा नियमावली देखें तो आप लोगों के नियुक्ति के बाद आप लोगों के ऊपर ये 3 चीज़ें हैं, ये लागू होंगी। यह नियमावली है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने दिया है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हाई स्कूल और इंटर आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, तो उन्होंने हाई स्कूल और इंटर के लिए पूरे जितने कॉलेज के नाम हैं, ये कॉलेज का नाम इन्होंने दिया है। अगर यहाँ से आप पास आउट हुए हैं हाई स्कूल और इंटर, तभी आपका जो वो एजुकेशन है वो मान्य किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या इतना दिनांक इतना द्वारा निम्नांकित परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष स्वीकार किया गया है। तो ये हाई स्कूल के लिए इतने कॉलेज के नाम हैं, इनके द्वारा आप किसी भी माध्यम से आप पास किए हैं तो आप उसके लिए इंटेक्टेड हैं। बाकी देखिए, उक्त के अतिरिक्त किसी भी संस्था द्वारा संचालित हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10 मान्य नहीं है। इसके अलावा किसी भी आप दूसरे बोर्ड से, दूसरे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा कमीशन द्वारा। तो बहुत सारे लिस्ट हैं, इसमें आई थिंक सबका कवर कर दिया गया है। देखिए आप 36 टोटल लिस्ट है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं सीधी भर्ती की प्रक्रिया क्या है। स्टाफ नर्स पुरुष महिला हेतु भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 के नियम 15(3) के प्राविधानुसार निम्नवत होगी। जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 100 अंक का रहेगा। अभ्यर्थियों की योग्यता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जाएगी। आउट ऑफ 100 इसमें कैटेगरी इन्होंने बांटा है। लिखित परीक्षा 25 मार्क्स का होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश एवं चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर, अगर आपने उत्तर प्रदेश स्टेट के अंतर्गत अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड संविदा के आधार पर आपने सेवाएं दी हैं तो इन्होंने दिया है कि पर ईयर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 1 साल पूर्ण होने पे आपको 3 साल मिलेंगे। उसी प्रकार से दिए जाएंगे संविदा के आधार पर। तो एक साल के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। उसी प्रकार से जितने साल आपकी सेवाएं रहेंगी उस हिसाब से पर ईयर 3-3 का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के रूप में अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि नहीं मैंने संविदा के आधार पर काम किया है, तो आपके पास निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि परसिस्ट जिसका प्रारूप परसिस्ट 5 में दिया गया है। मैं आगे चलूँगा नेक्स्ट पेज पे तो दिखाऊंगा उसका पूरा जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उसके पूरे प्रारूप ये यूपीपीएससी ने जारी किया, उसी प्रारूप में आपको सबमिट करना है कि आने वाले दिनों में आपको जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देख सकते हैं आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि तक जो लास्ट डेट है मीन्स 21 सितंबर तक आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके पहले पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं पूरी हैं तो आप इंटाइटल नहीं हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2023 को मिनिमम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और उसके अलावा जो दिव्यांग हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए मैक्सिमम 55 ईयर्स का होना चाहिए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो विभिन्न जातियां हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो एज में रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
आगे हम देखते हैं स्टाफ नर्स पुरुष महिला परीक्षा 2023 मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में कविता सूचनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रारंभिक परीक्षा में जो कैंडिडेट सफल हो जाएंगे उनको आयोग की वेबसाइट पर उसके निर्देशानुसार एक बार दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करते समय जो यूआर कैटेगरी कैंडिडेट हैं, अनारक्षित कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हैं, उनको फिर से एक बार 200 रुपये आपको परीक्षा शुल्क तथा 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी पे करना पड़ेगा, मतलब 225 रुपये जमा करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 80 रुपये परीक्षा शुल्क है, 25 रुपये आपका प्रोसेसिंग फ़ी, 105 रुपये। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 25 रुपये देना होगा। इस प्रकार से आपको मेंस के लिए भी, प्री के अलावा मेंस के लिए भी आपको फिर से पेमेंट करना पड़ेगा वेबसाइट पर जाके। एक चीज़ और है, स्टाफ नर्स महिला पुरुष परीक्षा 2023 की मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के आवेदन पत्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि स्वप्रमाणिक अंक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। मीन्स आप जितने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आप दावा कर रहे हैं आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको प्रोड्यूस करना है। अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो आपका कैंडिडेचर है, आपका अभ्यर्थी है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि A to Z इंफॉर्मेशन कमीशन ने, आयोग ने आप लोगों के लिए दिया है। आगे हम चलते हैं, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रारूप इन्होंने दिया है, जो आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है। उसके बाद आप देखिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये होना चाहिए, इसमें दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। उसके बाद इन्होंने दिया है पूरा, आप देख सकते हैं A to Z जो प्रोफार्मा है, प्रोफार्मा दिया है। डिसेबिलिटी जो दिव्यांग हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए है पूरा प्रोफार्मा, इसी प्रोफार्मा में आपको प्रस्तुत करना है। अब हम देखते हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। ये प्रारूप खत्म होने के बाद आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एग्जाम का पैटर्न हमारा क्या होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वो 3 भागों में बटा होगा, जिसमें सामान्य हिंदी होगा जिसके 30 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे, सामान्य हिंदी का 20 प्रश्न होगा। आपका जो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो 120 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 170 क्वेश्चन होंगे, जिसका जो समय सीमा है 120 मिनट मीन्स 2 घंटे का होगा। और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 85 मार्क्स के होंगे। सभी MCQ टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आप वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको 4 में से एक ऑप्शन को टिक करना है। प्रारंभिक परीक्षा का जो सब्जेक्ट है, अगर हम GS का सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम देखें तो आप देख सकते हैं, मैं मेन बता देता हूँ। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, भारत एवं विश्व का भूगोल इससे रहेगा, भारतीय जनजाति एवं शासन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारतीय कृषि, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल तक, ये आपका सामान्य ज्ञान से रिलेटेड रहेगा। उसके बाद हिंदी में रहेगा विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेषण और विशेष, पर्यायवाची शब्द, इतने सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो आपका मेन कोर्स है जो नर्सिंग है, नर्सिंग का टॉपिक क्या रहेगा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, नर्सिंग की बुनियादी बातें, प्राथमिक चिकित्सा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, संचारी रोग, मोनोरोग नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गाइनोकोलॉजिकल नर्सिंग। ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसी सब टॉपिक को आप फोकस करते हुए अगर तैयारी करेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाएंगे। बाल नर्सिंग है, व्यावसायिक रुझान एवं समायोजन परिभाषा एवं नर्सिंग पेशे से मानदंड, माइक्रोबायोलॉजी है आपका, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र रहेगा आपका, व्यक्तिगत स्वच्छता रहेगा, पर्सनल हाइजीन जिसको बोलते हैं, पर्यावरण स्वच्छता रहेगा, और नर्सिंग में कंप्यूटर, नर्सिंग में बेसिक जो कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा जो आपका प्री एग्जाम होगा उससे रिलेटेड सिलेबस है। इस सिलेबस को अगर आप टच करते हुए आप तैयारी करते हैं, फोकस करते हुए, तो निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स पाएंगे। उसके बाद है परिशिष्ट 4, जिसमें मुख्य परीक्षा की क्या योजना रहेगी। पाठ्यक्रम मुख्य लिखित परीक्षा हेतु नर्सिंग विषय पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा की भांति ही रहेगा। तो
जो आपका जो मेंस है, मेंस पूरा सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। मीन्स जिस आप नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, नर्सिंग की सेवा करने जा रहे हैं, तो नर्सिंग से ही रिलेटेड पूछा जाएगा, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र में था, आपका प्रारंभिक परीक्षा में जो नर्सिंग से रिलेटेड था वैसे ही रहेगा। मुख्य परीक्षा परंपरागत होगा, विषय आपका जो नर्सिंग विषय रहेगा उसी से रिलेटेड रहेगा। प्रश्न पत्र केवल एक होगा, जिसका अगर टाइम हम देखें तो 3 घंटे होगा, और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 85 मार्क्स के रहेंगे। परीक्षा योजना पूर्व पाठ्यक्रम के आधार पर नर्सिंग विषय परंपरागत प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नलिखित 2 पार्ट में होंगे। तो पार्ट 1 क्या रहेगा? पार्ट 1 में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो सभी करना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा, अधिकतम 5 अंक का होगा, और मैक्सिमम वर्ड की सीमा है 125 शब्द में आपको लिखना है। खंड ब में जो रहेगा कुल 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। अभ्यर्थियों को इसमें से 6 में से आउट ऑफ 6 आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, और इसका मैक्सिमम जो वर्ड्स है वो आपका 300 वर्ड्स में होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, तो उसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र का ये प्रारूप है। अगर जितने लोग आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या संविदा बेस पर भारत स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत सेवाएं दी हैं, तो आप इस आधार पर आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के जरूर जमा कीजिएगा, जिससे कि आपको अंतिम समय पर, अंतिम क्षण पर किसी भी समस्या का समाधान न करना पड़े। तो ये बेसिक मेन जानकारियां थी जो आयोग ने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को दी है। एक बार जरूर पूरे जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको देखिएगा, भरने से पहले, और उसके बाद आप आराम से भरिएगा ऑनलाइन जाके। मैं इसका नोटिफिकेशन जो है अपने टेलीग्रुप चैनल में भी डाल देता हूँ, आप वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप लोगों को कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपनी क्वेरी को रेज कीजिए, हम आपका पूरा समाधान करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अच्छा आएगा। आप लोगों की जितनी क्वेरीज रहेंगी उसका सोल्यूशन मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले हर तरह के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।